Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. Myself Aditi and I am a UGC NET home science tutor. So today in this session we are going to discuss about some manufacturing of natural fibers. So whenever we talk about natural fibers, तो वहाँ पर natural fibers में those fiber which are obtained from the nature are called natural fibers. तो जब भी हम natural fibers के बारे में बात करते हैं, natural fibers ऐसे fibers जो कि हमें nature से obtain होते हैं, उस fibers को हम बोलते हैं natural fibers. अब इस natural fibers में यहाँ पर different टाइप के हमारे पास फाइबर्स यूज होते हैं. तो जब भी हमने फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था तो देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर्स. फर्स्ट इज स्टेपल फाइबर एंड सेकंड वन इज फिलामेंट फाइबर. तो फिलामेंट फाइबर आर दोज फाइबर विच हैव इनडेफिनेट लेंथ बट स्टेपल फाइबर आर दोज फाइबर्स विच हैव शॉर्ट इन लेंथ. तो स्टेपल फाइबर एंड फिलामेंट फाइबर्स. Staple fibers have short length whereas filament fibers have indefinite और long length. तो जब भी हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं. तो सबसे पहले जैसे इसमें कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, तो ये सभी क्या है, नेचुरल फाइबर्स है. तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे बनाई जाती है. तो सबसे पहले है यहाँ पे कॉटन. कॉटन क्या है? कॉटन इज अ पॉपुलर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज यूटिलाइज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज. यहाँ पर क्या है, जो कॉटन है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है एज अ नेचुरल मटेरियल. जैसे आप लोगों ने बहुत सारे फैब्रिक्स भी देखे होंगे जहाँ पर कॉटन का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है. तो जब भी हम कॉटन के बारे में बात करते हैं तो कॉटन क्या है, इट ऑक्यूपाइज द 50% ऑफ कंजप्शन ऑफ फाइबर्स बाय वेट. यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन, नेचुरल फाइबर में कॉटन ही है जिसका कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है. तो कॉटन में क्या है, कॉटन जो फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है. मैंने आपको एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कराया था जिसमें कॉटन था. कॉटन कहाँ से मिल रहा था? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड. तो ये हमें कहाँ मिलता है? कॉटन के सीड से मिलता है. जो कॉटन का यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम है, जो कॉटन का प्लांट है दैट इज गोसिपियम, जहाँ से हमें कॉटन बोल्स मिलती हैं. कॉटन बोल्स में से क्या मिलता है? फाइबर मिलता है. तो ये है यहाँ पे गोसिपम, मतलब जहाँ से कॉटन ऑब्टेन होता है. गोसिपम है जो कॉटन का प्लांट है. ये प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज की फॉर्म में. ये प्योरेस्ट फॉर्म है सेल्यूलोज की. तो ये है कॉटन जो कि एक पॉपुलर रॉ मटेरियल है कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के लिए. तो मेन इसमें जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द नेचुरल फाइबर्स, इसमें मेन जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो होता है कॉटन का. तो जब अब हम पढ़ते हैं कि कॉटन को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो कॉटन कैसे मैन्युफैक्चर होता है. फर्स्ट इज कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इज डन. अब इसको हम कल्टीवेट कैसे करते हैं, जो यहाँ पे गोसिपियम प्लांट है, जो गोसिपियम प्लांट है उसमें क्या है, यहाँ पर जो कॉटन सीड है वो हमेशा 20,000 फाइबर्स प्रोड्यूस करता है. जब ये फाइबर्स प्रोड्यूस होंगे तो इसमें क्या है, जो सीड होते हैं इनको पहले राइप किया जाता है. राइप करने के बाद जो पोर्स होते हैं, जैसे ये वाला आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये पूरा एक कॉटन बोल है, इसके अंदर क्या है, कॉटन के सीड्स है. तो जब सीड पूरे राइप हो जाते हैं तो जो पोर्स होते हैं जिसके अंदर सीड होता है वो राइप हो जाता है और वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है. उसके बाद आपको एक क्या दिखता है, वाइट फ्लफी मास दिखता है जिसको हम बोलते हैं कॉटन बोल. तो ये जो कॉटन बोल है इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं. तो यहाँ पे क्या है, जो कॉटन है उसमें क्या हो रहा है, जो कॉटन बोल्स है उसमें कितने फाइबर्स होते हैं, जनरली आपके 20,000 सीड्स होते हैं. उन सीड्स में जब राइप हो जाता है सीड राइपन होने के बाद जो पोड है वो ब्रस्ट हो जाता है और उसमें से कॉटन फाइबर्स रिलीज हो जाते हैं. तो दिस इज द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, या फिर इसको हार्वेस्टिंग भी बोलो या फिर कल्टीवेशन बोलो. नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज हार्वेस्टिंग. इसमें या कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग एक साथ साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो. पहले कल्टीवेट करो फिर उसको हार्वेस्ट कर लो. तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो आपके राइप बॉल्स होते हैं उनको या तो आप बाय हैंड पिक कर लेते हो या फिर बाय मशीन. पहले के टाइम में बाय हैंड होता था, आजकल क्या हो रहा है, यूजिंग मशीन. यहाँ पे आपके पास मशीन्स होती हैं जिसमें
कॉटन को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सो थर्ड स्टेप हियर इज गिनिंग। गिनिंग में क्या होता है, यहाँ पर जब आपके पास फाइबर्स आपने निकाल लिए तो फाइबर्स को क्या किया जाता है, सीड से, जो यहाँ पर कॉटन बॉल था, जो यहाँ पे कॉटन बॉल था, इसमें से सीड्स में से फाइबर को सेपरेट कर लिया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द टू गेट द फाइबर इज नोन एज गिनिंग। मतलब यहाँ पे क्या है, सीड्स को सेपरेट कर लिया जाता है टू ऑब्टेन द फाइबर, दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये बाय मशीन गिनिंग करी हुई है, जहां पे फाइबर्स को सेपरेट किया हुआ है। मतलब यहाँ से जैसे मान लो ये रोलर्स है, यहाँ पे क्या करा हुआ है, यहाँ पे सीड्स का सेपरेशन करा हुआ है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, फाइबर यहाँ पर मिल रहा है। तो गिनिंग को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन कॉटन सीड फ्रॉम द पोड। जब हम पोड्स में से सीड को निकाल लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग को आजकल मशीन की हेल्प से यूज करते हैं, पहले हम बाय हैंड भी यूज कर सकते थे। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था यहाँ पर, कल्टीवेशन, देन था हार्वेस्टिंग। नाउ अब जो थर्ड स्टेप था वो है गिनिंग। अब गिनिंग में क्या करा हमने, सीड्स को सेपरेट कर लिया, फाइबर्स बना लिए, फाइबर्स ऑब्टेन हो गए। अब यहाँ पे गिनिंग में हम क्या करते हैं, जब हम सीड को रिमूव कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द कॉटन सीड फ्रॉम द पोड। जब हम सीड्स को यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं तो उसमें एक प्रोसेस की जाती है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग वो प्रोसेस होती है जहाँ पे हम मॉइस्चर को ऐड करते हैं सो दैट उसका जो टेक्सचर है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशनिंग करते हैं, मतलब उसमें मॉइस्चर ऐड करते हैं। ये आपका जनरली सीरियल्स पल्सेस के केस में भी होता है, जिसमें हम कंडीशनिंग प्रोसेस करते हैं, क्लीनिंग के बाद उसमें कुछ मॉइस्चर ऐड करते हैं उसकी कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने के लिए। तो इस प्रोसेस में क्या होती है, कंडीशनिंग होती है। देन यहाँ पे सीड फाइबर को सेपरेट कर लिया जाता है। सेपरेट करने के बाद क्लीनिंग करी जाती है, जिसमें आपके पास सारे डस्ट, डर्ट और जितने भी हार्मफुल जितनी भी इम्प्योरिटीज है उन सबको रिमूव कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है लास्ट में, दैट इज पैकेजिंग, जिसमें जो सीड्स निकल कर आते हैं, जो फाइबर्स निकल कर आते हैं, उनको फर्दर पैक कर लिया जाता है और फर्दर प्रोसेस के लिए मूव कराया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गिनिंग, जिसमें हमने सीड्स को सेपरेट कर लिया था। सीड को सेपरेट किया तो वहां पे कंडीशनिंग प्रोसेस यूज करी, जिसमें कंडीशनिंग में क्या करा हमने, मॉइस्चर को ऐड करा, सीड फाइबर को सेपरेट किया। सीड फाइबर को सेपरेट करने के बाद यहाँ पे क्लीनिंग करी, देन यहाँ पे पैकेजिंग परफॉर्म की जाती है टू पैक द सीड एंड फाइबर्स फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। नाउ इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पर जो आपने सीड सेपरेट करे हैं गिनिंग प्रोसेस में, यहाँ पर लिंटर्स यूज करे जाते हैं। एक लिंटिंग मशीन होती है, एक यहाँ पर लिंटिंग मशीन का यूज किया जाता है। जो फाइबर्स निकल कर आते हैं उनको हम लिंट्स बोलते हैं। जो फाइबर सेपरेट होके आते हैं दैट आर नोन एज लिंट, जिसको हम सीड में से सेपरेट करते हैं। ये सीड पोड था, सीड पोड में से सीड निकाला और फिर यहाँ पर क्या मिले, फाइबर्स मिले। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास सीड पोड्स होते हैं, जिसमें से हम सीड्स को रिमूव कर लेते हैं। सीड को रिमूव करने के बाद फाइबर्स में कन्वर्ट करके जो फाइबर्स निकलता है दैट फाइबर इज नोन एज लिंट। अब यहाँ पे लिंटिंग मशीन का यूज किया जाता है, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं जिनको हम लिंट बोल रहे हैं वो होते हैं शॉर्ट फजी हेयर फाइबर्स, जो कि सीड पर रह जाते हैं। जो लिंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा फाइबर्स होते हैं या हेयर लाइक फर्स होते हैं, जिनको बाद में लिंटिंग मशीन के द्वारा निकाल लिया जाता है गिनिंग के बाद। तो जब हम गिनिंग कर रहे हैं मतलब सीड को सेपरेट कर रहे हैं, तो जब हम सीड को सेपरेट करते हैं, सीड की सेपरेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर काफी बार गिनिंग प्रोसेस में हमने क्या किया, गिनिंग में सीड्स को सेपरेट कर लिया, लेकिन उस सीड में से जब फाइबर्स निकालोगे तो वो फाइबर्स कैसे होते हैं, लिंट फाइबर्स। उन फाइबर्स को लिंट फाइबर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो फाइबर सरफेस पे रह जाता है। जो छोटे छोटे फजी लाइक हेयर्स होते हैं, शॉर्ट हेयर होते हैं, उनको भी फर्दर रिमूव किया जाता है ताकि आगे प्रोसेस करने में प्रॉब्लम ना आए। कॉटन के जो आपके फाइबर्स है वो सारे यूनिफॉर्म
नेचर में रहे। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, गिनिंग के बाद इन सीड्स को सेपरेट आउट किया जाता है। सीड्स की सेपरेशन के बाद लिंटिंग मशीन से लिंट को रिमूव किया जाता है, जो कि एक शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। उसके बाद क्या है, फोर्थ स्टेप जो है वो है बेलिंग। इस बेलिंग में क्या होता है, जो लिंट्स निकल के आते हैं फाइबर्स, उनको हम कंप्रेस करते हैं इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। यहाँ पे क्या है, इनको हम बोलते हैं बेल्स। ये ऐसे बेल्स बना लिए जाते हैं, मतलब जो आपके पास लिंट्स आए हैं फाइबर, उनको कंप्रेस कर लिया जाता है ऐसे रेक्टेंगुलर बेल्स में। ये जो बेल्स है देन फर्दर इनको हम यार्न बनाने के लिए यूज कर देते हैं। हमने क्या बनाया था पहले, उसमें फाइबर से यार्न बनाया था। तो हम अभी हमारे पास क्या है, हम कॉटन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फाइबर का सेपरेशन करा, मतलब सीड सबसे पहले हमने क्या किया था, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, फिर उसके बाद गिनिंग जिसमें सीड को सेपरेट किया, फिर डिलिंटिंग जिसमें लिंट को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद जो हमारे पास बेलिंग प्रोसेस है, इसमें हमने क्या किया था, लिंट को कंप्रेस करके एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया, बेल्स बना दिए। फर्दर यार्न के लिए, यार्न बनाने के लिए इनको आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेज दिया। तो ये प्रोसेस होती है बेलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है ओपनिंग एंड पिकिंग। अच्छा, ये सारे स्टेप्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, पहले वाली आप सेशन रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। वहां पे जब हमने स्पिनिंग प्रोसेस पढ़ा था, वहां पर जब हमने स्पिनिंग प्रोसेस पढ़ा था, उस स्पिनिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप पढ़ा था वो था ओपनिंग एंड पिकिंग। तो इस ओपनिंग एंड पिकिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइबर्स को पहले ओपन अप किया जाता है। मतलब अगर हमारे पास बेल्स जो बने हुए हैं वहां पे अगर इंटेंगल्ड फाइबर आया, तो उस फाइबर को पहले ओपन अप किया जाता है। ओपन अप करने के बाद उसमें पिकिंग की जाती है। पिकिंग में जिसमें हम पिकर्स का या ब्रेकर्स का मशीन का यूज करते हैं, उस पिकिंग में सारे जितने भी हार्मफुल डस्ट इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव किया जाता है या फिर उनको वॉश किया जाता है टू ऑब्टेन द गुड फाइबर्स, जो आपका डर्ट और कंटेमिनेशन फ्री हो। तो इस केस में हम पहले फाइबर्स को ओपन अप करते हैं। ओपन अप करने के बाद पिकिंग मशीन से पिकर्स या ब्रेकर्स यूज करके उन सारी डस्ट या इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट कर लिया जाता है। तो ओपनिंग में क्या है, फाइबर्स को रिमूव किया, देन उसमें पिकिंग के द्वारा जो भी इसमें हार्मफुल ऑयल हो गया या फिर डस्ट इम्प्योरिटीज हो गई, उनको रिमूव सेपरेट आउट कर लिया जाता है। ये सारी प्रोसेस हम पहले स्पिनिंग जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक सबका, यहाँ पर क्या है, हार्वेस्टिंग, डिलिंटिंग और गिनिंग, ये सारी स्टेप्स के बाद दोबारा से, क्योंकि अब हमें क्या बनाना है, यार्न से फैब्रिक बनाना है और फाइबर से क्या बनाना था, यार्न। तो जब हम यार्न बनाते हैं तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, स्पिनिंग प्रोसेस मैंने आपको पहले बताई थी। तो स्पिनिंग प्रोसेस की जो प्रोसीजर्स है वो कहाँ से सेम हो जाता है, फ्रॉम द ओपनिंग एंड पिकिंग से। तो यहाँ पे ओपनिंग पिकिंग के बाद प्रोसेस होती है कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है, जिसमें फाइबर्स को एकदम स्ट्रेट कर लिया जाता है। जैसे मान लो ऐसे है फाइबर्स, एकदम इसको स्ट्रेट कर लिया जाता है इन द कार्डिंग मशीन। इस कार्डिंग मशीन में फाइबर्स को स्ट्रेट कर लिया जाता है और स्ट्रेट करने के बाद जो मास मिलता है फाइबर्स का, उसको हम बोलते हैं स्लीवर। जिसमें एक, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ऐसे जब मैंने स्पिनिंग प्रोसेस पढ़ा था, ऐसे जो है एक मास मिल जाता है फाइबर्स का, जिसको हम बोलते हैं स्लीवर। तो इस केस में क्या है, कार्डिंग मशीन में एकदम फाइबर्स को स्ट्रेट करा जाता है। उसके बाद हम कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग के बारे में भी पहले डिस्कस किया हुआ है। कॉम्बिंग में हम क्या करते हैं, फाइबर्स को फर्दर स्ट्रेट किया जाता है ताकि उसकी सरफेस जो है वो इम्प्रूव हो जाए, जो उसका सरफेस का टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो जाए, सरफेस एकदम स्मूथ हो जाए। और हमने साथ ही साथ में एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें कार्डिंग और कॉम्बिंग का एक डिफरेंस था कि जो कार्डिंग है उसमें कैसी अपीयरेंस आती है, उसमें आती है कोर्स और डल अपीयरेंस, कोर्स एंड डल अपीयरेंस। इस अपीयरेंस को रिमूव करने के लिए और अच्छी एनहांसमेंट और अच्छा एनहांस करने के लिए सरफेस को, उसमें हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, कॉम्बिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। जिसमें जो आपका ये इसमें जो कॉम्बिंग में सरफेस आती है वो कैसी आती है, स्मूथ सरफेस आती है और शाइनी सरफेस आती है। मतलब डल सरफेस नहीं आती, इसमें स्मूथ और शाइनी सरफेस आती है। शाइनी तो आप ब्राइटनिंग एजेंट डाल के भी कर सकते हो बाद में जब फैब्रिक बन जाता है।
बट इन द केस ऑफ कार्डिंग और कॉम्बिंग दोनों में डिफरेंस यही था कि जो कार्डिंग है उसमें जो आपके पास ये फाइबर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, डल अपीयरेंस के बनते हैं, कोर्स बनते हैं, स्मूथ नहीं बनते। वेयर एज इन द केस ऑफ कॉम्बिंग जो फाइबर्स निकल कर आते हैं वो कैसे होते हैं, स्मूथ और शाइनी होते हैं। तो ये डिफरेंस था कार्डिंग और कॉम्बिंग में। कॉम्बिंग जो है वो एडिशनल स्टेप है काफी सारी प्रोसेस में। काफी बार हम कॉम्बिंग का यूज नहीं करते, डायरेक्ट कार्डिंग के बाद फर्दर ड्राइंग और रोविंग और स्पिनिंग करी जाती है। बट इन द केस ऑफ इसमें कॉम्बिंग में सरफेस को एकदम स्मूथ बना लिया जाता है ताकि जो सरफेस है उसका वो एनहांस हो जाए और जो आपके पास यार्न्स बनाने के लिए फाइबर निकले वो कैसा हो, एकदम स्मूथ हो, उसकी सरफेस कैसा हो, डल ना हो। तो यहाँ पे ये प्रोसेस की जाती है कॉम्बिंग। नेक्स्ट प्रोसेस जो करी जाती है, हमने स्पिनिंग में भी पढ़ा था, कॉम्बिंग के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है ड्राइंग। इस ड्राइंग में क्या होता है, यहाँ पे फर्दर जो स्लीवर आया था उसको स्लीवर्स को कंबाइन किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ड्राइंग के बाद इसको जब हम स्लीवर को पास करते हैं तो वो किस पे बाइंड अप हो जाता है, बॉबिन पे बाइंड हम स्लीवर को कर लेते हैं। ड्राइंग में क्या है, शीट्स में इनको कन्वर्ट कर लिया जाता है फाइबर्स को और फर्दर उस स्लीवर को यहाँ पर बॉबिन पे वाइंड अप कर लिया जाता है। वाइंड अप करने के बाद जो लास्ट प्रोसेस था वो था रोविंग। इसमें हम रोविंग मशीन्स यूज करते हैं। इस रोविंग मशीन्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपके पास मास आता है फाइबर्स का उसको पेंसिल लाइक थिन डायमेंशन में हम क्या करते हैं, उसको फाइबर्स को सेपरेट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक फाइबर जो पेंसिल शेप का होता है, बिल्कुल पतला, बिल्कुल थिन, उस फाइबर्स को निकाल लिया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ रोविंग विद द हेल्प ऑफ रोविंग मशीन। जहाँ पे रोवर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर्स लगे होते हैं, उस पे स्पिन करके वहां पर जो फाइबर है उनको बिल्कुल एक थिन थिन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं रोविंग प्रोसेस। नाउ लास्ट में क्या होता है, स्पिनिंग होता है। स्पिनिंग हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें हम स्पिनिंग फ्रेम का यूज करते हैं, बहुत सारे रोलर्स लगे होते हैं और वहां पे क्या होता है, यार्न सेपरेट आउट हो जाते हैं, फाइबर्स की फर्दर ट्विस्टिंग करते हैं, ट्विस्टिंग के बाद क्या मिलता है, यार्न मिलता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। लास्ट स्टेप होता है वीविंग और डाइंग, जिसमें हम जो फैब्रिक निकल के आता है उसकी वीविंग कर लेते हैं, उसको बुनाई कर लेते हैं, इंटरलेसिंग कर लेते हैं वेफ्ट और वाप की। देन उसमें हम डाई यूज करते हैं ताकि फैब्रिक को डाई किया जाए, फैब्रिक का जो एस्थेटिक वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये प्रोसेस होती है कॉटन की, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो था वो क्या था, जब हमने सबसे पहले क्या किया, कॉटन को कल्टीवेट करा, कल्टीवेशन किया, कल्टीवेशन के बाद कॉटन फाइबर सीड्स मिले, उसको बाद हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद गिनिंग करी जिसमें सीड्स को सेपरेट कर दिया गया, फिर डीलिंटिंग करी, जो फाइबर्स छोटे छोटे आए जिनको हम लिंट बोलते हैं उनको फर्दर सेपरेट आउट किया बाय द प्रोसेस ऑफ डीलिंटिंग मशीन। उनको सेपरेट करने के बाद वहां पर जो प्रोसेस हो रही थी वो कौन सी हो रही थी, ओपनिंग एंड पिकिंग, जिसमें जो फर्दर इम्प्योरिटीज थी उनको रिमूव किया गया, फाइबर्स को ओपन अप करा गया, उसके बाद उन फाइबर्स को क्लीन अप किया गया, डस्ट और इम्प्योरिटीज से फ्री किया गया। देन उसके बाद जो फाइबर्स पास होते हैं वो कार्डिंग मशीन में जाते हैं, जिसमें सरफेस को और ज्यादा स्मूथ किया जाता है, फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है और अच्छी उसकी एस्थेटिक वैल्यू, उसकी अपीयरेंस को स्मूथ बनाने के लिए कॉम्बिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। और कॉम्बिंग प्रोसेस के बाद फिर हम क्या करते हैं, फर्दर ड्राइंग कर लेते हैं, जिसको फाइबर्स को हम शीट्स में ड्रॉ कर लेते हैं। देन रोविंग करते हैं, रोविंग सिलेंडर्स पे, जिसमें हम जो पूरा स्लीवर होता है फाइबर्स का, उसमें से हम सिर्फ एक सिंगल फाइबर को रिलीज कर देते हैं। सिंगल फाइबर रिलीज होने के बाद स्पिनिंग प्रोसेस होती है। स्पिनिंग के बाद वहां पे वीविंग और डाइंग की जाती है। जब फैब्रिक बन के तैयार हो जाता है तो उसको यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में डाई करते हैं और उससे पहले हम वीविंग करते हैं, जिसमें वेफ्ट और वाप को इंटरलेस किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग, और देन लास्ट में डाइंग प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है लास्ट, उसमें हम फिनिशिंग करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे फिनिशेस अप्लाई करे जाते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, जिसमें कौन सा एजेंट यूज किए थे, साइजिंग
एजेंट्स जिसमें हम स्टार्च का पेस्ट ऐड करते हैं टू गेट द सरफेस क्लीन, जिसमें सरफेस क्या आती है, क्लीन आ जाती है। सरफेस को फर्दर अपीयरेंस अच्छा बनाने के लिए क्या प्रोसेस करी जाती है, स्टार्चिंग की जाती है। देन कैलेंडरिंग, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है जब हमने फिनिशिंग के बारे में डिस्कस किया था, तो आप फिनिशिंग वाली सेशन जाके देख सकते हो, उसमें मैंने फिनिशेस के बारे में पढ़ाया था। कैलेंडरिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हीट की हेल्प से कैलेंडरिंग मशीन में फाइबर्स को, सॉरी, जो आपका फैब्रिक आता है उसको रोलर्स के बीच में रखा जाता है। हीटिंग की वजह से क्या होते हैं, फाइबर जो आपका फैब्रिक है वो स्मूथ हो जाता है और इस कपड़े की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट जो फिनिशिंग था वो था सेंफोराइजिंग, जो कि श्रिंकेज को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हम सेंफोराइजिंग एजेंट्स ऐड करते हैं जो कि श्रिंकेज को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या था, मर्सराइजेशन। ये जो मर्सराइजेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मतलब क्या है, ये जनरली कॉटन के लिए यूज किया जाता है। जब हमने फिनिशिंग के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो मर्सराइजेशन प्रोसेस है वो जनरली हम कॉटन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या करा था हमने, कॉटन मर्सराइजेशन प्रोसेस में कॉटन में हमने इसको एल्केलाई ट्रीटमेंट दिया था, जिसमें कॉटन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और मर्सराइजेशन से क्या होती है, उस फैब्रिक की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। तो ये प्रोसेस था मर्सराइजेशन का। उसके बाद फिनिशिंग के बाद क्या होता है, डाइंग जो करी, डाइंग के बाद फिनिशिंग। इसमें हम बहुत सारे एजेंट्स यूज करते हैं ताकि कपड़े की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन करी है। स्ट्रेंथ, जो कॉटन की स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, उसकी जो टेनेसिटी, जो स्ट्रेंथ है उसको हम क्या बोलते थे, टेनेसिटी, जनरली कितनी होती है यहाँ पे 3 to 5 ग्राम पर डीनियर। और यहाँ पर क्या है, जब कॉटन वेट होता है, एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कॉटन की, जब ये वेट कंडीशन में होता है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज होती है, 110 to 120 ऑफ इट्स ड्राई वेट। मतलब जब अगर कॉटन को आप वेट करते हो तो वेट प्रोसेस से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी। अब यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी मतलब कितना कॉटन इलोंगेट कर सकता है, कितना आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो कॉटन जो है उसमें लो इलोंगेशन होती है, क्योंकि कॉटन में कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन मतलब टाइटली पैक्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है कॉटन में, तो इस टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर की वजह से जो कॉटन है वो ज्यादा इलोंगेट नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फ्री स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, जब यहाँ फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगा तो कॉटन क्या है, फर्दर स्ट्रेच नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी जो इलोंगेशन होती है वो कैसी होती है, लो इलोंगेशन होती है। नेक्स्ट जो है रेजिलेंसी। रेजिलेंसी भी इसकी लो होती है, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब अगर हम किसी भी फाइबर को स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे वापस आता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिलेंसी। तो यहाँ पर जो कॉटन की रेजिलेंसी है वो लो है, क्योंकि जो कॉटन फैब्रिक्स है वो रिंकल हो जाते हैं जब भी उसको आप स्ट्रेच करते हो। तो वहां पे स्ट्रेच करने के बाद जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है तो वो उसमें रिंकल पड़ जाते हैं। उसके बाद इसको दोबारा से आपको आयरन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो रेजिलेंसी है वो क्या होती है, कॉटन की लो हो जाती है। मॉइस्चर जो रीगेन है वो क्या है, कॉटन जो है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो ये इजिली क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन, कॉटन। तो कॉटन जो है उसका मॉइस्चर रीगेन कैसा है, हाई है, जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए हम क्या करते हैं, समर्स में यूजुअली प्रेफर करते हैं कॉटन के कपड़े पहनना, क्योंकि कॉटन क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसका जो मॉइस्चर रीगेन है वो हाई होता है। अब कुछ ऐसी आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज है, मिसक्लेनियस प्रॉपर्टीज। इसमें कॉटन, सनलाइट का क्या इफेक्ट आता है कॉटन पे। तो सनलाइट पे क्या है, जब आप कॉटन के कपड़ों को धूप में रखते हो तो वो कैसे कलर के हो जाते हैं, येलो कलर के काफी बार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप डाई यूज कर रहे हो या फिर फिनिशिंग एजेंट्स जो आपने यूज करे हैं वो क्या होते हैं, जब आप सनलाइट में उनको एक्सपोज करते हो वो सब फेड हो जाता है। तो इसलिए फेड होने के साथ साथ जो कपड़े का कलर है वो कैसा हो जाता है, येलो
हो जाता है। तो ये है इफेक्ट ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ मिल्ड्यू। मिल्ड्यू मतलब होता है फंगस। जो कॉटन है वो जनरली फंगस या बैक्टीरिया से इफेक्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, कॉटन को सेफली बॉईल करते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सके। इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉटन है उसमें जल्दी फंगस या फिर बैक्टीरिया अटैक होता है, जिसकी वजह से कॉटन को इजीली बॉईल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए। और यहाँ पे हम जब भी कॉटन को स्टोर करते हैं तो हम ऐसी जगह पे करते हैं जो मॉइस्चर से फ्री हो, जहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर ना हो। वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो करेगा ही, लेकिन जो बैक्टीरिया और जो फंगस अटैक करते हैं वो जनरली आपके हाई मॉइस्चर फैब्रिक पे करते हैं, जिसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है, जो या फिर जो ज्यादा मॉइस्चर को गेन कर लेता है। अब कॉटन है वो क्या करता है, मॉइस्चर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फंगस और बैक्टीरिया अटैक कहाँ होएगा ज्यादा, जहां पर मॉइस्चर हाई होगा। नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ मोथ्स। जो मोथ्स और बिटल है वो कॉटन को इफेक्ट नहीं करते, बट जो सिल्वर फिश है वो कॉटन के सेल्यूलोज को खा जाती है, इसलिए इसमें मोथ का इतना इफेक्ट नहीं होता। मिल्ड्यू का इफेक्ट होता है, जिसमें आपके पास बैक्टीरिया और फंगस कॉटन पे अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब हम स्वेटिंग, हमें जब स्वेटिंग होती है तो कपड़ा क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कॉटन जो फैब्रिक है वो इफेक्ट नहीं होता उसका पर्सपिरेशन से, क्योंकि यहाँ पे जो डाई यूज होती है वो ज्यादातर सनलाइट से उड़ जाती है जब आप उसको एक्सपोज करते हो फैब्रिक को सनलाइट में। तो यहाँ पे जो पर्सपिरेशन है उससे कॉटन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ अब हम कॉटन को यूज कहाँ करते हैं, होम फर्निशिंग में। जो भी आपके जैसे कौन कौन से यहाँ पे फैब्रिक आते हैं, टॉवल्स आते हैं जो कि अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शीट्स, पिलो केसेस, ये सारे इसमें कॉटन से बने हुए होते हैं। आपके जो एपरेल है कुछ जैसे ब्लाउज, शर्ट, ड्रेसेस, नैपकिन, शीट, बेड स्प्रेड्स, ये सारे जनरली कॉटन के बने हुए होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉटन। नेक्स्ट जो फाइबर है ये है फ्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर या फिर लिनन। जो लिनन है वो कहाँ से मिलता है हमें, जो फ्लेक्स, अब जो लिनन है, लिनन का कपड़ा कैसे बनता है, जो लिनन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, फ्लेक्स से मिलता है। और फ्लेक्स क्या है, बास्ट फाइबर। अब ये बास्ट फाइबर क्या होते हैं, जब हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने आपको बास्ट फाइबर के बारे में बताया था कि बास्ट फाइबर कौन से होते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, स्टेम से मिलते हैं। तो ये वाले जो फाइबर्स हो गए वो कौन से हो गए, बास्ट फाइबर, जो कि स्टेम से मिलता है। तो फ्लैक्स क्या होता है, सॉफ्ट, लस्ट्रस और फ्लैक्सिबल फाइबर होते हैं, जिनका कलर कैसा होता है, ब्लॉन्ड हेयर जैसा होता है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है लिनन की वो कैसे करी जाती है, मतलब हमें क्या कहाँ से निकाला है, इसको फ्लेक्स से निकाला है, बास्ट फाइबर से निकाला है, मतलब कहाँ से निकाला है, इसको स्टेम से हमने प्रोड्यूस किया है, स्टेम से इस चीज को निकाला गया है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, जैसे हमने कॉटन में किया था ऐसे ही यहाँ पे पहले कल्टीवेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। देन रिपलिंग होती है, जैसे हमने क्या किया था वहां पे गिनिंग करी थी, ऐसे ही लिनन में रिपलिंग होती है, जिसमें सीड्स और लीव्स को सेपरेट कर लिया जाता है स्टेम से, क्योंकि बास्ट फाइबर कहाँ से मिलता है, स्टेम से मिलता है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीड्स और लीव्स को रिमूव कर लेते हैं स्टेम से। अब इसके बाद रिपलिंग के बाद एक स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिंग। जो ये रेटिंग है ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करा जाता है, जैसे ये पिक्चर दिखाया हुआ है, ये है रेटिंग। इसमें ऐसे बंडल्स बना लिए जाते हैं। ये जो बंडल्स बनाए हुए हैं फाइबर्स के, इनको पानी में सोक किया जाता है, इनको पानी में फर्मेंटेशन की जाती है इनकी पानी में, सो दैट जो इनका वुडी मटेरियल है, जो वुड वाला पार्ट है, वो सारा बाहर निकल आए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग प्रोसेस। मतलब इसमें फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है स्टेम से, जिसको हम बोलते हैं रेटिंग प्रोसेस। ये रेटिंग प्रोसेस में हम बंडल्स बना लेते हैं स्टेम के, और वहां से फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है, उसको
फर्मेंटेशन करके। यूजुअली ये बहुत दिनों तक रेटिंग हम इसमें करते हैं। अब रेटिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो रेटिंग प्रोसेस है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आता है डैम रेटिंग। डैम से ये आपको पता चल रहा है किस में रखोगे, ये सारे जो बंडल्स बनाए थे ये किस में रखोगे, एक डैम्स में। यहाँ पर 10 दिनों के लिए यहाँ पर इन बंडल्स को रख दिया जाता है ग्राउंड में, ताकि इसमें जो पानी में भीगे रहे और अच्छे से यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो। नेक्स्ट जो है वो ड्यू रेटिंग होती है। अब ड्यू में क्या है, मतलब ओस की बूंदों में रेटिंग करना। तो यहाँ पे क्या होएगा, ड्यू जो है या तो ओस की बूंद है या फिर रेन है, तो इनसे यहाँ पे रेटिंग प्रोसेस करी जाती है। मतलब विद द हेल्प ऑफ ड्यू और रेन वाटर, इसमें क्या करते हैं, इन बंडल्स को डिप कर दिया जाता है उधर। मतलब जो रेन इस पे गिरेगी या फिर ओस की बूंद जब इस पे गिरेगी तो यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस होएगी। इस रेटिंग को बोलते हैं ड्यू रेटिंग। अब ये डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के टाइप्स थे, ठीक है। नेक्स्ट जो रेटिंग होता है वो होता है केमिकल रेटिंग, जिसमें हम केमिकल सॉल्यूशन को ऐड करते हैं फॉर द रेटिंग प्रोसेस। जैसे इसमें कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोप और मिनरल एसिड्स का यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रेटिंग। तो यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया है वो है लिनन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। लिनन कैसे बनता है, बास्ट फाइबर से बनता है। बास्ट फाइबर कहाँ से मिलते हैं, स्टेम से मिलते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप था कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के बाद क्या करा हमने, रिपलिंग करी, जिसमें सीड को सेपरेट किया गया फ्रॉम द स्टेम। उसके बाद रेटिंग प्रोसेस की जाती है, जिसमें हम फाइबर्स को अलग कर लेते हैं स्टेम से, उनका स्टेम्स का बंडल बना लेते हैं और उसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। उसको हम बोलते हैं रेटिंग। एक होती है ड्यू रेटिंग, एक डैम रेटिंग और एक केमिकल रेटिंग। डैम रेटिंग में क्या था, डैम्स के अंदर इमर्ज करके रखते हैं ताकि फर्मेंटेशन प्रोसेस हो। मेनली 10 to 15 डेज के लिए रखते हैं। देन ड्यू रेटिंग था, जो कि रेन और ड्यू की हेल्प से उसमें फर्मेंटेशन हो रहा था। केमिकल रेटिंग में केमिकल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, जैसे आपका कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोप और मिनरल एसिड्स का जनरली यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रेटिंग। अब इस केमिकल रेटिंग के बाद क्या किया जाता है, रेटिंग के बाद यहाँ पे ब्रेकिंग और स्कोचिंग की जाती है। अब जो आपके पास ये वाली प्रोसेस होती है ब्रेकिंग और स्कोचिंग। इस प्रोसेस में क्या 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 करते हैं, जो यहाँ पे स्ट्रो बनता है, जो आपको वहां पे उसमें रेटिंग में क्या करा, वुडी पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब जो वो स्ट्रो बनता है उसको हम रोलर्स के बीच में एक ब्रेकिंग मशीन, यहाँ पे जो ब्रेकिंग है, यहाँ पे ब्रेकिंग मशीन यूज होती है, जिसमें जो आपका वुडी पार्ट होता है, मतलब जो स्ट्रो बनता है, उसको ब्रेक डाउन कर लिया जाता है फ्रेगमेंट्स में। जैसे मान लो यहाँ पे बंडल्स मिले बहुत सारे, इस बंडल्स को ब्रेकिंग रोलर पे किया जाता है और फर्दर वहां पे क्या मिलते हैं, यहाँ पर ब्रोकन फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। और जब ब्रोकन फ्रेगमेंट्स हमें ऐसे ऑब्टेन करने हैं जहाँ पे फाइबर्स डैमेज ना हो। उसके बाद जो ये ब्रोकन स्ट्रोज है, इनको हम स्कोचिंग प्रोसेस के लिए लेकर जाते हैं। जैसे ये वाला स्कोचिंग कर रहे हैं, ये जो है ये है आपका स्ट्रो। इन स्ट्रो को पास किया जाता है बिटवीन द ब्रेकिंग मशीन, जिसमें वुडी पार्ट को अलग कर लिया जाता है। अब जो ब्रोकन स्ट्रोज जो मिले हैं, जो फ्रेगमेंट्स मिले हैं, फर्दर इसमें से जो वुडी मटेरियल है उनको फाइबर्स को रब करके निकाल लिया जाता है। तो स्कोचिंग क्या प्रोसेस होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा वुडी मटेरियल बाय रबिंग द फाइबर्स इज नोन एज स्कोचिंग। जिसमें हम फाइबर्स को ऐसे रब करके मशीन पे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वुडी मटेरियल है उनको रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, स्कोचिंग मशीन में जब वुडी मटेरियल रिमूव हो गया तो उसके बाद हम करते हैं हैकलिंग प्रोसेस। इस हैकलिंग प्रोसेस में जनरली ये आप पिक्चर से देख रहे हो, यहाँ पर एक ऐसे पिंस लगी होती है। जो ये पिंस क्या करती है, इन फाइबर्स, जो आप इसमें से फाइबर्स को पास करते हो, तो ये जो इस हैकलिंग प्रोसेस में जो ये पिंस यूज होती है, उसमें हम क्या करते हैं, फाइबर्स को कॉम्ब कर लेते हैं। जैसे ये फाइबर्स की कॉम्बिंग करी हुई है, इसमें से पास करते हैं, फाइबर्स की इजीली कॉम्बिंग की जाती है ताकि उनका टेक्सचर इंप्रूव हो जाए। तो हैकलिंग प्रोसेस में एक पिंस के थ्रू, जो यहाँ पे ये वाला आपको ये दिख रहा है वुडी पार्ट, यहाँ पे पिंस लगी होती है, इसमें फाइबर्स को आपको यहाँ पे कॉम्ब कर लिया जाता है, फाइबर्स को हैकल किया जाता है, मतलब कॉम्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज पिंस।
अब यहाँ पर जो आपके पास लॉन्ग फाइन फाइबर्स है इनको हम बोलते हैं लाइन, और जो शॉर्ट फाइबर्स है उनको हम क्या बोलते थे, टाउ। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, जो शॉर्ट फाइबर्स है उनको हम टाउ बोलते थे। तो ऐसे तरह के फाइबर्स यहाँ से ऑब्टेन होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है लिनन की, कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होती है। इसमें प्योर सेल्यूलोज होता है, कॉटन के बिल्कुल एक सिमिलर होता है। स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। टेनेसिटी होती है 2 to 7 ग्राम पर डेनियर। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कॉटन की होती है, एसिड बेस केमिकल ब्लीच से फ्लेक्स खराब नहीं होता। उसके बाद इसमें क्या है, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रहता है, लेकिन मॉइस्ट कंडीशन के अंदर अगर मॉइस्चर होगा तो वहां पे फंगस अटैक हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि मॉइस्चर जो ज्यादा होगा वहां पे फंगस अटैक के चांस ज्यादा रहेंगे। तो फ्लेक्स में भी, लिनन में भी क्या होता है, यहाँ पे मिल्ड्यू या फिर फंगस से अटैक हो सकता है। फ्लेक्स जो होता है वो हाईली रिजिड फाइबर होता है और बेंडिंग के बाद क्या है, रेजिलेंसी ज्यादा शो नहीं करता। वेराज कॉटन की क्या थी, कॉटन की भी लो हाई रेजिलेंसी थी, बट इलोंगेशन क्या थी, लो। तो इस केस में जो आपका फ्लेक्स है वो क्या होता है, क्रीज रेजिस्टेंट क्रीज रेजिस्टेंस नहीं होता, यहाँ पे पुअर रेजिलेंसी होती है। गुड हीट कंडक्टिविटी होती है। और यहाँ पर क्या है, जो भी मतलब आपको इट इज कूल टू टच, छूने में कैसा लगता है, ये कूल लगता है। सो दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के बारे में पढ़ा कि कॉटन और लिनन फैब्रिक को कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग का एक सेशन छोटा सा, जिसमें हमने बहुत सारी आपके कुछ कॉटन और लिनन के बारे में यूज, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय एंड टेक केयर।